सोशल मीडिया पर बैन हुआ उसके खिलाफ विद्रोह है या सरकार के खिलाफ? जाहिर है कि ये तो एक तात्कालिक कारण है कि उनको 26 कंपनियां जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स की हैं, उनको बैन लगाने का एक बहाना है। उसके पीछे आक्रोश बहुत समय से बनता हुआ नजर आता है और मुझे लगता है कि सीधा निशाना वो नेपाल के 3 बड़े नेताओं पर है। नेपाल माधव नेपाल और प्रचंड और केपी शर्मा ओली। जो देखा गया पिछले कुछ वर्षों में आपस में ही नेता आदान प्रदान करते रहते हैं, कभी एक बन जाता है कभी दूसरा बन जाता है, और उसके चलते लगातार राजनीतिक अस्थिरता भी बनी हुई है, जिसके चलते आर्थिक मंदी आ रही है और वहाँ करप्शन की जो बहुत मार पड़ी है लोगों को, जो ये प्रदर्शनकारी लगातार उसका जिक्र करते नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों तरफ आज टकराव ये है कि प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि नेपाल में पूरी तरह से करप्शन का कल्चर हो चुका है और सरकार कह रही है कि आप कल्चर को करप्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके माहौल खराब कर रहे हैं। केपी शर्मा ओली वो नेशनल डिग्निटी की बात कर रहे हैं। तो ये टकराव तो इस तरह का है, पर आक्रोश लगातार धीमे धीमे बनता हुआ अचानक विस्फोट इस तरह का होता है। और दूसरी बात ये कि ये मुद्दा जो है कि आपको डिजिटल अकाउंटेबिलिटी के रेगुलेशंस बनाने हैं और लागू करने हैं, ये 1 साल से चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पिछले साल सितंबर की है और अब भी इन्होंने 7 दिन पहले ये फरमान किया कि 7 दिन के अंदर सारी कंपनियों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उनको अपने ये कंप्लायंस ऑफिसर्स डेजिग्नेट करने होंगे लोकल लेवल पर, और ग्रीवेंस रिडर्सल वाले ऑफिसर ऐसे लोकल लेवल पर डेजिग्नेट करने होंगे। तो ये किसी भी कंपनी ने उसका क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं किया? क्या उनको लगा कि वो नेताओं के ऊपर इतना प्रभाव रखते हैं कि उनको ये सब कानून मानने की जरूरत नहीं है? और क्या सरकार ने ये एंटीसिपेट नहीं किया कि इस तरह का यदि माहौल बनता है, अचानक 26 जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के हैं वो बंद कर देंगे आप, तो क्या प्रदर्शनकारी उथल पुथल नहीं करेंगे? नेपाल में तो हर कुछ साल 6-7 साल के बाद इस तरह की उथल पुथल होनी शुरू हो जाती है। तो सरकार को पता होना चाहिए, ये मौलिक तौर पर कानून और व्यवस्था का मुद्दा है, वहीं पर उसको संभाला जाना चाहिए। पर कह रहे हैं कि 16 लोग अब मर चुके हैं, जैसा अखबार खबरों में है, और 100 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। तो क्या ये सरकार को पहले से तैयारी नहीं थी? ठीक है, या सरकार और जनता में इतना फर्क है कि उनको पता ही नहीं कि जनता क्या सोच रही है और सरकार क्या करना चाह रही है? तो ये मुझे लगता है इनको भारत से भी सीख सकते थे। भारत ने 2021 में इस तरह के रेगुलेशन लागू किए थे, डिजिटल एथिक्स रेगुलेशंस, और उस वक्त हमने 2008 का अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 69 इस्तेमाल किया और कोशिश की कि चुनकर कुछ खास 6000 के आसपास यूआरएल्स पर हम उसको बंदिश लगाएं, कुछ ट्विटर अकाउंट बंद किए। तो चुनकर आपने जब उसको कंट्रोल किया तो उससे क्या हुआ कि केवल विरोध हुआ, अखबारों में हुआ, जहाँ हल्के फुल्के कहीं प्रोटेस्ट हुए, या कोर्ट केसेस उस वक्त हुए, या संयुक्त राष्ट्र संघ में एक ह्यूमन राइट्स के रेपेट्योर होते हैं, उन्होंने कहा कि ये भारत का एक्शन ठीक नहीं है वगैरह। पर इतनी बड़ी कोई मुश्किल नहीं भारत के सामने आई। तो क्या ये उदाहरण नहीं था नेपाल के सामने कि यदि आपको इस तरह का डिजिटल कंप्लायंस करवाना है इन कंपनियों से, तो किस तरह से आपको अपनी रणनीति बनानी चाहिए? तो इससे क्या सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको इतना ज्यादा, या तो आप कहें कि अपने आप पे एरोगेंस है पावर का कि वो कुछ भी कर सकते हैं जब चाहें जैसा चाहें, तो क्या दूसरी बात जनता की नब्ज उनके हाथ में नहीं है? पता नहीं। बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर साहब, जनता की नब्ज शायद उनके हाथ में नहीं है, इसीलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके देश की जेन ज़ी आखिर